आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 10वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है अदम बर्दाश्त, यानी कि बर्दाश्त की कमी। किसी भी माशरे में बर्दाश्त और सब्र उसकी खूबसूरती समझा जाता है, लेकिन अफसोस के साथ हमारा आज का माशरा अदम बर्दाश्त की आग में जल रहा है। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा एक आम सी बात बन चुका है, जिसके नतीजे में दोस्तियां ख़राब होती हैं, रिश्ते टूटते हैं। हम दूसरे की बात को कबूल करना तो दूर की बात, उसकी बात सुनना भी गवारा नहीं करते। आखिर हमारे माशरे में बढ़ते हुए अधम रुझान की वजूहात क्या है, इसे कैसे रोका जाए और हमारे माशरे पर इसका क्या असर पड़ रहा है, आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी जो आज की मेहमान है मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन है और बड़े ख़तरनाक शोज़ आजकल ये कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना कादिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपसे सीखे हुए हैं, बस क्या करें। आप मुझे बिल्कुल अभी ट्रांसमिशन की शुरुआत में शर्मिंदा ना करें और आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी रमज़ान। और सना एक बड़ी ही टैलेंटेड एंकर पर्सन है, क्योंकि हर जॉनरा में ये होस्टिंग कर चुकी हैं। सना, क्राइम शो पे हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने हर जॉनरा में होस्टिंग किया है, लेकिन क्राइम शो एक ज़ाहिर डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत, मैं कहूँगी कि एडवेंचर भरा रहा। इवन अभी भी चल रहा है। डेफिनेटली। सम टाइम क्या हुआ कि बिकॉज आप बहुत सीनियर हैं इस फील्ड में, आपको बहुत सारी चीज़ें, जब आप नए आए होंगे तो आपने भी बहुत सारी गलतियाँ भी की होंगी। बिल्कुल। एक बार ये हुआ कि आई वॉज नॉट, मुझे लगा कि इतना कोई रियल किसी पर कोई हमला नहीं हो सकता, ये शायद ऐसा होता होगा कि कोई फेक हमले करवाते होंगे या ऐसा कुछ। जब खुद पे बीतती है तो इंसान को समझ आता है ये सब रियल होता है। जब हम देखते हैं ना तो लोगों को अभी भी ये लगता है कि हम जो कर रहे होते हैं शायद वो स्क्रिप्टेड है। हाँ। शायद हम पे हमला नहीं होता, हम सुपरमैन हैं। हम सुपरमैन। अब मैं एक दिन चली गई बिना पुलिस के, कोई सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ मैं, मेरी टीम, हम थे हाइड्रेंट पर काम कर रहे थे। तो जब मैं गई तो आई वॉज शॉक्ड कि मेरी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से और मैं कराची पहुंची और मैं सुबह 8 बजे आई हूँ और मैं 1 बजे के टाइम पर रेडियो के फील्ड में निकल गई थी। सो आपको पता है इंसान थका हुआ होता है ट्रैवल से आकर। जब मैं वहाँ पर गई, बिलीव मी, वो एक तबेला था, बिल्कुल एक खाली तबेला। मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने उनको कहा आई डोंट थिंक सो कि हमें फोर्स की किसी की ज़रूरत है, चलो अंदर चलते हैं। ऐसे ही मैं सुपर वुमन बनने चली, चलो चलते हैं। एंड देन हुआ ये कि हम अंदर तो गए, 2 लोग थे और बिलीव मी जब हमने वो इतना बड़ा इलीगल हाइड्रेंट देखा, वो 2 से 200 हो गए थे। बिल्कुल। एंड वहाँ पर जो बाहर कोई मोची बैठा हुआ था, मुर्गी वाला बैठा हुआ था, वो सारे इन्हीं के लोग थे। मॉब बना के आ गया। बिल्कुल। जब वो पहली बार मेरे ऊपर इतना बड़ा कोई हमला हुआ कि मुझे अपने आप को गाड़ी में बंद करना पड़ा, दैट वाज द मोमेंट के मुझे उस वक्त समझ आया कि ओ माय गॉड, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। सो बी रेडी फॉर इट। डेफिनेटली। और ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंस होता है। ज़ाहिर अब तो माशाल्लाह आप कर रही हैं, लेकिन जब कोई भी चीज़ लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है तो बंदा कहता है कि यार बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो सर, घर वालों की तरफ से कभी इस बारे में नहीं हुआ कि ठीक है, और शोज़ की हद तक तो ठीक था, लेकिन भाई ये क्राइम शो क्या कर रही हो कि भाई तुम्हारी दुश्मनियाँ हो जाएंगी, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तो ये मसाइल का सामना तो नहीं हुआ कि घर वालों ने कहा कि भाई क्या ये क्राइम शो क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं आपको बताऊं शहरी विल बी शॉक, मेरे जो अब्बा है ना, हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर मैं पहली हूँ जिसने मीडिया फील्ड जो है वो उसमें आई है। मेरी बहनें आज तक किसी एक की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी नहीं है। इवन मेरे पूरे ख़ानदान में से किसी लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं है। इतना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह है घराना। अब जब मैंने पहली बार अब्बा को कहा कि मुझे एक टीवी पे ख़बरें चल रही थी, तो मैंने अब्बा को कहा मुझे ये खबरें पढ़ने का शौक़ है। तो अब्बा ने मुझे कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम ये क्या कह रही हो। अम्मी को सिर्फ एक लुक दिया और कहा कि बेटी को समझाओ। तो फिर अच्छा, इसकी वजह से मेरी बहन को कभी फैशन डिज़ाइनिंग अब्बा ने नहीं की, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है, बंदा बहुत क्रिएटिविटी है, तो उसको डॉक्टर बना दिया। चलो ये डॉक्टर भी अच्छा बनो वो डॉक्टर है। तो मैंने एक ऐसी फील्ड ली जिस पे शुरू में अब्बा ने बड़ा थोड़ा वो किया, लेकिन फिर अब्बा बेटियों से, कहते हैं ना, बाप बेटियों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, लाडली होती हैं, तो बहुत बेटियां लाडली होती है और अब्बा बड़े मुझसे प्यार करते हैं। तो उन्होंने शुरू से थोड़ी अपब्रिंगिंग ऐसे की है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, तो शुरू से मेरी जो अपब्रिंगिंग है थोड़ी ऐसी है कि अब्बा ने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। सो अब ऐसा है कि बेटा क्यों, ये मेरी बेटी बेटों से ज़्यादा है।
तो फिर तो कभी अब जब ये ऐसे क्राइम शो किया तो अबू या अम्मी परेशान हुई? क्योंकि होते अम्मी हैं ना तो परेशान घर वाले। जब मुझे याद है मैंने शुरू में किया था, दैट वाज बहुत 2009, तो बड़ा परेशान ओह। होते थे घर वाले कि यार ये क्या कर रहा है, अब तो खैर है। तो आपको कुछ मेरी हुआ? बहन है सोनिया, वो मुझे मतलब वो मेरे लिए, मैं कहती हूँ कि वो ना हर चीज़ में मेरा साथ देती है, इवन मेरी क्राइम पार्टनर भी। ओके। वो मेरा हर जगह पे साथ दे। अब्बा को मनाने में, अब्बा ने कहा कि ये नहीं करेगी क्राइम शो, स्टूडियो तक ठीक था, हाँ। बाहर मत निकलो। उसने कहा, अब्बा ने कहा आप स्टूडियो में बैठो, एसी में बैठ के मेरी बेटी इतना अच्छा शो करती है, 1 घंटे का शो करती है, फ्री हो जाती है। अब कहाँ वो सुबह से निकल रही है, वापस आने का कोई टाइम नहीं होता नो हमारी टाइमिंग्स, फील्ड में। नो टाइम। कभी आपको, आप किस जगह जा रहे हो, कभी कहाँ कैसे लोग मिल रहे हैं आपको, कोई भी कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। अब्बा ने कहा मत जाओ, और सोचो तुम्हारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। अब्बा ने ये भी कहा, लड़कियों के ये बड़े मसाइल होते हैं धूप भाई। में चलना इट्स नॉट जाहिर है, हमारी तो हो गई जो होनी थी। इट्स नॉट इजी धूप में चलना। तो फिर खैर बहुत हुआ, लेकिन अब्बा ने कहा कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। हाँ, माँ की दुआ होनी चाहिए। बेशक जी, जिसको और कुछ अल्लाह नहीं। रखे उसे कौन चखे। लेकिन अंकल बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आपकी हाँ, बेटी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी खुशी होती है हमें। हम देखते हैं कि जब इस तरह और भी जो लोग आगे आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और आपको बिल्कुल इन पे फ़ख्र होगा। अच्छा, बात हो रही है अदम बर्दाश्त के हवाले से। अदम बर्दाश्त, ये हमारे यहाँ क्यों इतना जो है बर्दाश्त की कमी हो गई है यंगस्टर्स में? अभी आपने खुद बात कही कि लोगों ने एक मॉब भी लगा दिया, बहुत। और वैसे भी हम जब ग्राउंड में उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग ज़रा सी बातों पर जो है वो हाइपर हो जाते हैं विद नो रीज़न। कुछ लोग तो हमारा ड्रामा भी कर रहे होते हैं, लेकिन विद नो रीज़न एक जनरल पब्लिक भी आजकल क्यों इतनी ज़्यादा आप समझती हैं कि अदम बर्दाश्त की कमी? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जितना मैंने देखा है लोगों को, हम ना ऐसे हो गए हैं, हमें ना अपने अलावा कोई और नज़र नहीं आता। टू बी वेरी हॉनेस्ट, हम ना सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं आजकल, किसी और के लिए हम जीना ही नहीं चाहते। मतलब अगर आपने मुझे कुछ कह दिया ना, उस बात को मैं नहीं देखूंगी 1 मिनट के लिए कि आपने मुझे कहा कैसे, आपने मुझे किस तरह कहा है, मैटर ये रखता है। क्यों दिया क्यों हमें? कह दिया, हाँ, और हमें कह दिया। तो आजकल ये अनापरस्ती, जिस इंसान में मैं आ गया ना, मैं कि मैं सब कुछ हूँ, अगर आपने ये कर दिया आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और अफसोस इस बात का हो रहा है कि अब हर बंदे में मैं आ गई है। हर बंदे चले में। पहले हम सुनते थे कि भाई इसके पास ज़्यादा पैसा है तो इसमें मैं आ गई है, या कोई ज़्यादा फेम हो गया उसमें मैं आ गई है। आजकल तो हर चौथे पांचवें बंदे में मैं आ गई है। इस पर भी हम बात करेंगे। मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो अदम बर्दाश्त है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ की कायनात हैं, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि महबूब हैं अल्लाह के। शहरी भाई, जो आपने बयान फरमाया कि आज अदम बर्दाश्त की वजह क्या है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। बहुत ही बड़े प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के और जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के जो है रिसर्चर हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मरतबा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के साथ। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि मार्शमेलो का नाम सुना होगा, एक वो आते, उन्होंने कहा कि मार्शमेलो रख दो सारे और उसको बच्चों को ले गया उनके पेरेंट्स के साथ। तो उन्होंने कहा देखो ये मार्शमेलो है, आधे घंटे का टाइम है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ये रखे हुए, तुम में से जो आधे घंटे रुक जाएगा उससे डबल मार्शमेलो मिलेगी, और हम सब जा रहे हैं अब तुम्हारे सामने। आधे घंटा गुजरा तो देखा आधे बच्चों ने वो मार्शमेलो खा ली और आधे रुक गए। तो अब उन्होंने उन बच्चों जिन्होंने खा ली थी ना, उनकी ज़िंदगी पे 25 साल रिसर्च किया कि वो जब बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ रहे हैं। जब रिसर्च किया, जिन्होंने जल्दबाजी की और फ़ौरन बर्दाश्त नहीं कर पाया वो कर लिया, तो फिर देखा कि वो बच्चे कोई डाकू बना, कोई चोर बना, कोई लड़ाई झगड़े वाला बना, कोई पोजीशन पे नहीं पहुंच पाया। तो मालूम ये चला, जब आपके अंदर से बर्दाश्त की कुव्वत शुरू से ही आपकी तरबियत ना हो और आपको बर्दाश्त करने की आदत ना हो, तो आप ज़िंदगी के भी किसी भी लम्हे में जो फैसला करने वाले होंगे तो आप जल्दबाज होंगे, आप बर्दाश्त करने वाले नहीं होंगे, आप में हिम्मत नहीं होगी, आप अदम बर्दाश्त के आदी होंगे। इसलिए कुरान ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है वल काज़िमीन ग़ैज़ा, जब तुम्हें कोई भी जज्बाती पहलू नज़र आए, तुम्हें गुस्सा आए, तो क्या करो, गुस्से को पी लो। वल आफ़ीना अनिन नास, और माफ़ करने की अपने अंदर हैबिट डालो, आदत डालो। जब तुम्हारे अंदर माफ़ करने की आदत होगी तो फिर जब तुम्हें ये आदत आएगी तो फिर तुम्हें बर्दाश्त भी आएगा। फिर एक और बात, सिर्फ माफ़ी नहीं करना, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला पसंद करता है एहसान करने वालों को, बल्कि उन पर एहसान भी कर दो। तो अब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये आज जो सबसे बड़ा मसला है
वो ये कि हमें बिला वजह किसी पे गुस्सा निकालने की आदत हो गई है। और लोगों के साथ कुछ ना कुछ, मिसाल के तौर पे किसी ने रास्ता रोक लिया, खुद गलत आ रहे हो, लेकिन गलत आने के चक्कर में उस बंदे से जो बिल्कुल सही आ रहा है उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो मसला ये है कि अपना दिखाना कि मैं बड़ा हूँ, और फिर जब अल्लाह ताला दिखाता है फिर ऐसे लोगों को भी, तो बार चीज़ जब बर्दाश्त की कुव्वत नहीं होगी तो वो शख्स नुकसान ज़रूर पाएगा। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि आजकल ज़रा सी बात होती है तो हमें एक गुस्सा आने लगा है, लेकिन अगर हम पहले चले जाते हैं, अपने पिछली तरफ चले जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, तो तब इतना ज़्यादा नहीं था। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे सना ने बात की कि हर बंदे में आ गई। पहले मैं के कुछ क्राइटेरियाज थे कि ठीक है भाई, इस बंदे में मैं आएगी, इस बंदे में आएगी, पैसे वाला है मैं आ गई, फेम है मैं आ गई। अब हर बंदे में मैं आ गई, हर बंदे की अपनी एक ईगो बन गई है। इसकी वजूहात क्या हैं कि भाई हर बंदा सोचता है कि नहीं मुझे कैसे बोल दिया, और ये कौन होता है मुझे बोलने वाला, चाहे वो खुद कुछ ना हो, लेकिन उसने जहन में ये बनाया हुआ है ये कौन होता है, नाउज़ुबिल्लाह, इसकी क्या औकात है मेरे आगे। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि असल में आज जो इम्तियाज़ है ना, वो पैसा हो गया। पैसा कमाने वाला जो पहले होता है कि पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो फिर तरबियत करेगा, फिर जाके बोले हाँ ये तो अमीर ख़ानदान का है। आज अल्लाह माफ़ करे, भंगी के पास भी पैसा है ना और उसके पास मोबाइल है, अच्छा तो बोले कि मैं हूँ सेठ। तो दुनिया जो है ना वो सिमट गई है आसाइशों के हवाले से। तो अब किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना पढ़ा लिखा है, नहीं, उसके बाद अच्छी गाड़ी हो, उसके बाद बेहतरी हो, तो वो समझता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। तो हमें खुद देखना होगा कि हम कैसे लोगों को रोक सकते हैं। बिल्कुल जी, अपने आप को कैसे रोकना होगा ये भी हम जानेंगे। और ये चीज़ जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक है, जिससे नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है यार गुस्सा कर दिया, फिर बहुत से लोग ये कह देते हैं अरे यार कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन ये आखिर हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है और उससे कितने नुकसानात हो रहे हैं ये भी हम जानेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैनब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बना रही हैं आज? मैं आज बना रही हूँ शाही दाल। अरे वाह, शाही दाल। शाही दाल, रॉयल सी ये माश की दाल होती है जो कि लखनवी दाल भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो मैं इसका ये मसाला यहाँ पे बना रही हूँ और फिर ये दाल मैंने बॉईल करके रखी है, इसमें मैं ये ऐड करूँगी और फिर सर्व करेंगे। अच्छा ये मुझे बताएं कि इसमें शाही क्या है, क्योंकि हमारे मेहमान आए हैं वो कहेंगे जी आज हम इसको आए तो दाल बना दी। दाल को कहा जाता है शाही दाल, माश की दाल जो थोड़ी मोगलई सी होती है, रॉयल सी। अभी आप जब खाएंगे तो आप तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि ये ना हो कि हमारे जो मेहमान आए हैं वो बोले आज दाल रख दी जब हम आए तो। नहीं, बहुत स्पेशल मज़ेदार सी ये दाल बनेगी। और मैं ये बना रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल में। और 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत पर, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। डालडा का रमज़ान 250 रुपये तक की बचत के साथ, और जहाँ मामता वहाँ डालडा। और हम ये बना रहे हैं जी कुकिंग ऑयल में, डालडा कुकिंग ऑयल में। मसाला अच्छा सा हमारा भुन रहा है, बन रहा है, और फिर हम इसके अंदर ये दाल ऐड करेंगे। ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त सी शाही दाल। इसमें आपने क्या डाला है पहले? मैंने सबसे पहले जो है वो अनियंस जो है उनको फ्राई किया, सौते किया, अदरक लहसुन डाला, टमाटर डाला, फिर बेसिक्स जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, ये सब डाल के इसको अब मसाला बनने के लिए हम वेट करें। अच्छा, खुशबू आ रही है आपको अच्छी मज़ेदार सी? हाँ, इसीलिए। अच्छा अब सना ये बताएं, आपको खाना पकाना आता है? अब जरा इन बातों पे भी आ जाते हैं। आप पूछ रही हैं क्या क्या डाला है इसमें, खाना बनाती हैं आप वैसे? मैं किचन में आई थिंक मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैं कब गई हूँ। तो अम्मी कभी नहीं कहती कि भाई बनाओ, तुम इतने बड़े बड़े तुम काम कर रही हो, इतने बड़े बड़े छापे मार रही हो, तो खाना भी बना के दिखाओ हमें? ये मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ मैं हार जाती हूँ। ये मेरे बस नमक मिर्ची ये सब, मुझे ये नहीं पता था इस दाल को क्या कहते हैं। मैंने कहा क्या कौन सी दाल, तो इन्होंने कहा दाल मसूर बन रही है। ये माश बन रही है, माश की दाल, वाइट दाल है ये। वाइट दाल है। दाल मुझे पता है कि काली दाल होती है, वाइट दाल होती है, और एक लाल दाल होती है, और ऑरेंज दाल होती है जो कि आपको पसंद नहीं है। जो कि मुझे पसंद नहीं, ऑरेंज वाली दाल पसंद है। इस दाल का मुझे कभी नाम नहीं पता, दालों के नाम नहीं पता, बस मुझे ये पता है वाइट दाल ये इसी बात पर हम इनको अवार्ड देंगे कि इन्हें दालों के कलर्स पता है। और लेकिन अभी हम आपको सिखाएंगे, आप 1 महीना इनसे क्रैश कोर्स ले लीजिएगा अगर आप सीखना चाह रही हैं। तो ये इन्होंने निकाला है, 1 महीने में सिखा देती है। अपनी कुकिंग भूल जाएंगी अगर इन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश मैं सिखा दूंगी, इनको भी सिखा दिया मैंने। बिल्कुल जी, सीख गए ये भी हमारे साथ। लेकिन सना ने बता दिया जी सना को बिल्कुल खाना पकाना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, और बड़े अच्छे काम कर रही हैं और बड़े ही काबिल अफसर हैं और जहाँ भी जाते हैं बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। और आजकल कराची का ट्रैफिक संभाल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डॉक्टर कमर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कमर भाई? अल्लाह का शुक्र। कमर भाई सबसे पहले आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। अब और तो आप जब भी आते हैं तकरीबन गुजर गया। आप जब भी आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि गो के आपसे अभी मुलाकात हुई तो मैंने कहा रमज़ान की मुबारकबाद भी दूँ आपको। अच्छा कमर भाई, हम बात करते हैं अगर ट्रैफिक की, तो वैसे ही पूरे साल कराची शहर में ट्रैफिक संभालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और जब रमज़ान मुबारक आता है तो डेफिनेटली फ़्लो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आजकल क्या रूटीन चल रही है आप लोगों की ट्रैफिक के हवाले से? हमारे आवर्स जो हैं
वो क्योंकि ख़ास अरसे काम किया हुआ पहले भी मैंने इससे कबल कोई साल भर 1.5 साल ट्रैफिक में, तो अंदाज़ा तो है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हर साल गाड़ियों की तादाद में बेइंतहा इजाफा हो जाता है। मोटरसाइकिल्स उनमें इजाफा है, लीजिंग की वजह से बाइक्स के साथ साथ गाड़ियों की तादाद में भी बेहद इजाफा है। जितने आजकल तो ये जितने अफराद खाना है उतनी गाड़ियाँ हैं। पहले तो हर घर में एक गाड़ी होती थी और 8 या 6 अफराद खाना होते थे और अपनी बारी आने का इंतज़ार करते थे, या फिर एक ड्राइवर रख लिया जाता तो वही सबको लेके छोड़ता था। लेकिन बहरहाल तन आसानी किस को नहीं खुशगवार होती। तो बस चैलेंजेस हैं, रोड्स जो हैं वो उतने ही बड़े हैं, कुछ ब्रिजेस वगैरह बने हैं लेकिन रोड्स उतने ही बड़े हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इतनी तब्दीली ख़ास नहीं आई। चैलेंजेस इसी वजह से हमने ज़रूर अपना इक्विपमेंट बेहतर किया है, अपनी नफरी बेहतर की है, अपनी ट्रेनिंग बेहतर की है उसके साथ साथ, और कोशिश यही है कि टेक्नोलॉजी को जितना भी हो सके उसको इस्तेमाल करें और लोगों की कम्यूटिंग में भी सहूलत हो और हमारी पुलिसिंग में भी सहूलत हो। तो बस इन दोनों चीज़ों का हमेशा से साथ है। जहाँ फ़राइज़ हैं वहाँ फिर लोगों के हुकूक़ आ जाते हैं और हम अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए अपनी जितनी अटमोस्ट एंडेवर्स हैं वो इनपुट उसका लाते हैं। अच्छा कमर भाई, एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा कॉमन है कि हमारे यहाँ लोग भी दूसरे ममालिक में जाते हैं तो ट्रैफिक के तमाम रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो कर दें, लेकिन अपना मुल्क है ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना मुल्क समझ के उसको तबाह बर्बाद कर दो। आप ये जो रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, इससे भी एक ट्रैफिक में बड़ा प्रॉब्लम आता है। और जब बात करो तो फिर कहते हैं जी हमें तो पार्किंग की जगह ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमारा डायस्पोरा जितना भी बैरून मुल्क मुकीम है वो बेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीज़न कहलाते हैं। तो जब आप पूरी दुनिया में इतने नेक नाम हैं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं अपने मुल्क को इस तरह अपना ना करें कि आप लॉस की खिलाफ वर्जी करें। बहुत उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने फ़र्ज़ का अंदाज़ा करें। जहाँ पे अगर ट्रैफिक की इतनी हमारी बहुत वो नहीं है नफरी, तो आप नफरी का इंतज़ार ना करें कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करे, आप पे पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करे, बल्कि आप ख़ुद से अपनाएं। जहाँ पे सिग्नल बंद हो जाता है वहाँ पे गाड़ी रोकें। बल्कि आपका फ़र्ज़ ये भी है कि दूसरों को भी, जो अगर कोई लॉ की वायलेशन कर रहा हो तो उसको भी मना करें अपने साथियों को। उसके लिए हमने किया यही है कि स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं, पहले भी होती रही हैं और दोबारा से हम अवेयरनेस सेशन शुरू कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए ये एफर्ट्स फ्रूटलेस नहीं जाती। एक चिराग 100 चिरागों को जलाता है। बिल्कुल परसेप्टेबल नहीं है चेंज इतने जल्दी, लेकिन आप उसका इंतज़ार ना करें। चेंज आती है, ग्रेजुअली आती है, और इतनी जब वो जाहिर होती है तो पूरी कौम में आ चुकी होती है। तो इसलिए मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अपनी एफ़र्ट्स पूरी तरह किए जाएं और अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। उस अपने हिस्से की शम्मा जलाने से जिस कदर भी रोशनी हो, लोग फिर आपको देख के वो भी अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे। अच्छा, आज जो आप स्कूल और कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस में क्या अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग करते हैं जो जाके स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं? लेवल के ऊपर है। अगर बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल है, छोटे बच्चों का है, तो उनको उसी तरह से रेड लाइट वाली तो आपने भी सुनी होगी, अपने बच्चों को पढ़ाई होगी, वो भी हैं। उसका हम प्रैक्टिकल फिर मुजाहरा करके दिखाते हैं। इसी तरह कुछ वीडियोस दिखाते हैं, कुछ उनमें पम्फलेट्स तकसीम करते हैं, कुछ उनके साथ गुफ्तगू होती है। मैं तो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर मैं खुद जाता हूँ तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन है और उन बच्चों को इनवाइट करता हूँ कि वो पूछें। जो वो इंक्यूजिटिव होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, तो वो उनकी आप हसरत निकलने दें, पूछने दें, इसलिए कि वही आपके फ्यूचर हैं, वही अपने बड़ों को भी मना करने वाले हैं, वही अपने छोटों को भी नसीहत करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्तन फ़वक्तन होना चाहिए। मीडिया हमारा बड़ा साथ देता है और हम जो ये प्रोग्राम्स आपके आ जाते हैं, आपके कुछ मेज़बान साहिबान आते हैं हमारे पास वो अपने प्रोग्राम्स में, तो हमारे बड़े फ्रूटफुल है वो। उससे एक अवेयरनेस बहुत फैलती है। हम अपनी बात करते हैं, हम उसको बिल्कुल पॉजिटिव लेते हैं। सवाल आता है और जो आवाम की तरफ से होता है वो चैनल का एक नुमाइंदा करता है हमसे, बिल्कुल हम उसका जवाब देते हैं, उससे अवेयरनेस बढ़ती है। अच्छा, एक चीज़ और है हमारे यहाँ कि हम ये देखते हैं कि सख्ती है गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर जब बहुत सख्ती होती है तो फिर लाइन लगती है ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांच के ऊपर। आपने क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में भी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, वजह क्या है? लोग गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में इतनी कोताही क्यों करते हैं? क्या आया ड्राइविंग लाइसेंस बनना मुश्किल है या वो टेस्ट पास नहीं कर पाते? नहीं, रीज़न क्या है? अब तो बहुत ट्रांसपेरेंट निज़ाम हो गया और आप विंडोज से गुजरते चले जाते हैं, आपका जो वो है मुकर्रर वक्त पे टेस्ट हो जाता है।
टेस्ट भी इतना सख्त नहीं है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस अगर है गाड़ी चलाने की, कोई वजह नहीं है कि आपको लाइसेंस ना मिले। बिल्कुल। अब तो वो शिकायतें भी ख़त्म हो गई कि लाइसेंस में डिले होता था, आपके घर के ऊपर डिस्पैच हो जाता है आपसे रिसीट लेके। तो वजह क्या है कि लोग क्यों नहीं आ रहे? अब तो मैं समझता हूँ लोग इंसान फितरतन जो है वो उस तरफ जाता है जहाँ पे उसके लिए कोई प्रेशर हो या उसको लोग फितरतन लेज़ी होते हैं। तो हम ये करते ये हैं कि जब से हमने इम्प्लीमेंट किया है लाइसेंस चेक करना और उसको उसके ऊपर फ़ाइन लगाना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, तो लोग राग़िब हुए हैं और ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। तकरीबन हर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पे दुगने तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पहले भी उन्हें ये करना चाहिए था। किसी भी मुतमद्दिन माशरे में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये मुमकिन नहीं है कि आप बग़ैर गाड़ी को सही से चलाना सीखे बग़ैर उसको रोड के ऊपर ले आए। तो ये आपके तमद्दुन की निशानी है कि आपके ड्राइवर्स अपने पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रखते हो। अच्छा, ये भी बड़ा गुस्सा आता है जब हम देखते हैं कि अदम बर्दाश्त की जैसे हम बात करें कि ट्रैफिक जैम होगा बुरी तरह, लेकिन एक कोई रिक्शे वाला या गाड़ी वाला या बाइक वाला रॉन्ग आ रहा होगा उस ट्रैफिक में और आगे बीच में खड़ा हो जाएगा कि अब मुझे तो तुम लोग निकालो, मैंने तो आगे जैम कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे वहाँ पे कोई में नजर भी नहीं आ रहा होता, अरे हर जगह तो ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें कमर भाई फिर? हाँ, ये तकरीबन रोज़मर्रा का हमारा एक जल्दबाजी जो है वो, अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था मैं आपकी और किबला की, तो बड़ी अच्छी आप लोगों ने बातें की। जल्दबाजी ये हमारी बर्दाश्त जो है ना, ये सब्र बड़े समरात लेकर आता है। और उसमें उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो आपको लॉज बनाए जाते हैं ना, देखिए 3 तरह से कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन है। मज़हब आपको कहता है, कुछ उमूर कवानीन सिखाता है, आपकी सोसाइटी की कुछ अखलाकियात होती हैं, वो कुछ क़यूद लगाती हैं, कुछ चीज़ों की इजाज़त देती हैं, और लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन वो तो होते ही होते हैं। जब ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो ये 3 चीज़ें किस लिए होती हैं? इसलिए कि आप अपने हक़ का जो वो करें तहफ़्फ़ुज़, आप दूसरे के हुकूक में ना मुदाखलत करें। और उनको उसकी मिसाल ये है कि जब आप रोड पे एक जगह पे इंटरसेक्शन, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है ट्रैफिक का इंटरसेक्शन, जहाँ 4 तरफ से रास्ते आते हैं, वहाँ हर फर्द अपनी बारी का इंतज़ार करता है निकलने की। अगर इंतज़ार ना करे तो जंबल अप हो जाए और ग्रिड लॉक हो जाए, उससे और ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता जी, है और उस बंदे को भी ज़्यादा टाइम आप देखें जहाँ तहम्मुल होगा, जहाँ पे लोग अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, वहाँ कोई आपको ना वायलेशन नज़र आएगी ट्रैफिक की। लोग सुकून से अपनी मंजिल पे टाइम पे पहुँच जाएंगे और किसी एक्सीडेंट का भी इम्कान नहीं। तो ये एक तहम्मुल की बहुत बड़ी निशानी है कि आप अपनी देखिए ना, आप क्यू में खड़े होते हैं, सबकी बारी आती है, वही लोग इकट्ठे होके और एक मजमा बन जाएं तो किसी की भी बारी नहीं आएगी। और ये कमर भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। नहीं, हमने भी नोटिस किया है कि जो ऐसे कर रहे होते हैं ना, वो और उनको टाइम लगता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपना तो नुकसान कर ही रहे होते हैं, साथ में जो बेचारे दूसरे हैं उनको भी फंसा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, और इस्लामी तौर पर भी ये गलत है। एक आप कानूनन तो काम गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर इस्लामी एतबार से देखें वो भी गलत है। और भी बहुत से सवालात हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज़ैनब ने शाही दाल जो है वो बना लिया। आहा, क्या कलर आया है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये बताएं ड्रिंक क्या बना रही हैं? ड्रिंक मैंने बनाई है डेट्स का जो है वो शेक बनाया, खजूरों का शेक बनाया। और इसको मज़ीद रिफ्रेशिंग बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुलबहार शरबत, मरहबा गुलबहार शरबत। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अरखियात से तैयार करता है जी, बड़ा रिफ्रेशिंग होता है। और इन्होंने खजूर के जो शेक है, इसको शेक कहते हैं ना, ये शरबत कहेंगे, शेक जो डेट्स का शेक है उसमें मरहबा गुलबहार भी डाल दिया है, तो और ज़्यादा जो है वो हमारा शेक रिफ्रेशिंग हो गया है। और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ठंडा हो, क्योंकि मुझे जो है वो भाई ठंडा ही पीने में मज़ा आता है। ऐसे मज़ा नहीं आता कि वो आप जो है वो उसमें थोड़ा कम हो, तो ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है नैनसन पेंट, रंग ज़िंदगी का नैनसन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सार्फिन को आला मेयार का पेंट फराम कर रहा है, क्योंकि नैनसन पेंट जानता है कि आपका घर आपके लिए बहुत ख़ास है। तो बिल्कुल जी, अपने घरों को पेंट कीजिए, और अच्छा सा पेंट जो है नैनसन पेंट पे मौजूद होता है। सना हमारे साथ मौजूद है। सना, क्योंकि आप ज़ाहिर क्राइम शो कर रही हैं और डिफरेंट मौज़ूओं पर काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक मौजू वो होता है जो हमारे लिए कभी कभी बहुत टची हो जाता है, वो होता है मिलावट का।
जिसमें हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जिसको हम भी रोज़मर्रा की बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि भाई इसमें मिलावट हो रही है, तो फिर हम सोचते हैं हम इतने टाइम से ये खा रहे थे, उस पर कितना गुस्सा आता है। और ये मिलावट इतनी ज़्यादा क्यों है? ये काफ़ी टाइम से चल रही है और आज तक हो रही है। मिलावट ना कभी रुक भी नहीं सकती है, ये इंसान की नीयत के ऊपर है। इंसान ना किसी हाल में खुश नहीं है, उसको जितना दो ना वो 2 पैसा और कमाने के चक्कर में वो और ज़्यादा ये करेगा। आपने कहा ना एक ऐसी चीज़, मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ी अचार की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। अचार मेरी टेबल पर खाने के साथ नहीं होता तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अचार की फैक्ट्री में चली गई जिस दिन, उस दिन के बाद से मैंने आज तक अचार में हाथ तक नहीं लगाया। क्या हो रहा था? मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस पता है अपना, आप जरा थोड़ा सा शेयर करें ना कि अचार की फैक्ट्री में जब आप गई तो आपने क्या मनाजिर अपनी आंखों से देखे? मतलब मेरे वो अचार के अंदर जो गाजर था ना, जो मैं खाती थी सालन के साथ, मुझे वो उस वक्त याद आ रहा था। और जब मैंने उस पे देखा कि वो उसमें कीड़े थे, कीड़े चल रहे थे उस पानी के टप में, मतलब मैं तो बयान नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। वो पैरों से चल रहे होते हैं, पैरों से चल रहे, नाखून, मतलब मैंने उनको कहा कि आप हाथ दिखाओ। जब उस बंदे ने अपना हाथ दिखाया, लिटरली उसके पूरे नाखून काले थे उसके, ये शलवारें पानी में लग रही हैं। जायका ही इस चीज का था, इसी चीज का तो जायका था। मेरी जिंदगी उस वक्त ये थी कि क्या मैंने अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी सिर्फ अचार का, जो मैं कहती थी वाह अम्मा अचार के बिना आपके खाने में भी मजा नहीं है, वो ये था। वो कहते हैं ना जितना गलीज उतना लजीज, ये एक बड़ी लोग ये बातें करते हैं, लेकिन ये जहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, लेकिन अब हम ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि मुझसे भी अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम खाएं तो खाएं का। हर चीज़ में मिलावट है, चाहे वो बच्चों की टॉफियाँ हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ें हो। इवन मैं सब्जी, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे लोग ज़्यादातर कहते हैं कि तुम सब्जियाँ जो खाती हो वो कौन सी साफ पानी से उग रही होती है। सही कहते हैं, वो भी गंदे पानी से उग रही होती है। तो मैंने कहा क्या करें, हम हवा भी नहीं खा सकते। ये पाकिस्तान है, कराची में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। मैं कभी कभी कहती हूँ हम तो मुंह खोलते हैं ना। अब मेरे घर में मेरी कैट है, तो वो क्योंकि अभी रिसेंटली इतना पोल्यूटेड जो है वो एयर था, तो मुझे अपने कैट के लिए मुझे वो लेना पड़ा ताकि वो उसको हवा तो ठीक मिले, उसको इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था सिर्फ कराची की जो ये हवा चल रही थी उसकी वजह से। हम लोग तो सिर्फ हवा पे रह गए थे, और अब हम वो हवा भी जो है वो बिल्कुल नहीं खा पा रहे, क्योंकि उसमें भी जो है वो काफ़ी आलूदगी होती है, बहुत पोल्यूशन है, इंसान को ऑन द स्पॉट ही हो रहा था। आप ये बताएं, आप ड्राइविंग करती हैं? हाँ, ड्राइविंग करती हैं आप, तो ये जो कराची में ट्रैफिक होता है उसमें अक्सर कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी गाड़ी लेके जा रही हो और एकदम से कोई ऐसे गुजरा हो, ऐसा हुआ है कभी आप? सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बिलीव मी, बहुत बुरा। मेरी पूरी आँख यहाँ से, क्योंकि जो शीशा था वो मुझे यहाँ आँख की तरफ लगा, और मुझे ये टेंशन कि अगर वो आँख में लग जाता, कुछ ऐसा हो जाता। इवन आपको पता है मीडिया में हम हैं, हमें अपने चेहरे की बहुत हिफाजत करनी पड़ती है, तो वो मेरे यहाँ लगा। बिलीव मी, मैं 1 महीना ऑन एयर भी नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे पूरा मेरे ये आज भी मेरा, अगर देखो ना, बिना अभी मेकअप किया हुआ है, कंसीलर लगाया हुआ है, कंसीलर के नीचे यहाँ पे आज तक ब्लैक स्पॉट एक यहाँ पर है, क्योंकि वो नहीं जा सकता। मैं जा रही थी ड्राइव करके, गली खाली, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई अचानक से ट्रैफिक हो या कुछ, तो मैं नॉर्मल जा रही हूँ, अचानक से एक बाइक वाला पता नहीं कैसे वो बीच में आया है। मतलब वो मरना चाहते हो भाई, मतलब बता दो, मरना है तो ऐसे बताओ, आप किसी और की गाड़ी में के नीचे आ जाओ, मेरी गाड़ी के नीचे आकर मत मर। वो बीच में आया तो मुझे ब्रेक लगाना पड़ा, तो इंस्टेंट ब्रेक लगाने की वजह से मुझसे क्योंकि बेयर नहीं हो पाया, तो वो मैं इतना बड़ा हुआ कि इसकी वजह से मुझे ही चोट आई। अल्लाह ताला ने बड़ा महफूज किया। और ये अब सवाल जाएगा डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ आप क्या समझते हैं, ये जो हादसात हो रहे हैं, हम देखते हैं कि डंपर वाले भी जो हैं ये भी लोगों को कुचल देते हैं, उसके अलावा भी ट्रैफिक के हादसात होते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह फील्ड में मौजूद हैं, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, वजूहात आखिर हैं क्या, कौन गलती पर है? जनरल वजूहात जनरलाइज करना किसी भी एक्सीडेंट को, ये शायद एक लेमैन का काम हो। हम क्योंकि इसके ऊपर काम करते हैं, हर एक्सीडेंट की अपनी वजूहात होती हैं, मखसूस वजूहात होती हैं, और उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, और उसके बाद उसका एक कोई आप कंक्लूजन करें कि क्या सबब था। अभी जो हालिया करीब माजी में कुछ वाक़यात हुए, उनमें एक में तो ब्रेक ही फेल था डंपर का। अच्छा, ब्रेक फेल था? जी, ब्रेक फेल था। अच्छा, उसकी भी कई वजूहात होती हैं। उसके अलावा हादसात का मैं बताऊं, अल्लाह करे कि कोई भी हादसा ना हो, एक भी। हमारा एम ये है बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन कि एक भी हादसा यहाँ की रोडों पे वकूफ़ पज़ीर ना हो। ये हमारी दुआ भी है, तमन्ना भी है, और हमारी कोशिश भी यही होती है। बेशक बेशक। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत खूबी की बात है, लेकिन
आप कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इस साल का और पिछले साल का अगर आप कंपैरिजन करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड का, तो उस पिछले साल से हमारे हादसात कम हैं। ये कोई मैं फिर कहूँगा हाँ, कि जाहिर काबिल तारीफ बात एक नहीं भी है, हो तो एक भी नहीं हम होना नहीं चाहिए चाहेंगे। लेकिन उसमें कई वजूहात हैं। कुछ जगहों पे हमारे मोटरसाइकिल राइडर्स जो हैं वो हेलमेट नहीं पहनते, बिल्कुल नहीं आप हेलमेट नहीं पहनते, उसके बाद पीछे की जो आपकी बैक लाइट है वो नहीं होती, साइड मिरर्स मिरर्स नहीं होते, फैशन खराब हो जाएगा। तो आप अपनी हमारा मोटरसाइकिल राइडर जो है वो 9-9, 10-10 लोगों के ख़ानदान को चला रहा है। बिल्कुल। तो आप सिर्फ अपनी परवाह ना करें, अपने पूरे ख़ानदान की परवाह करें। आप बर्दाश्त की, आपने बात की, सिग्नल्स पे रुकें, ख़तरनाक कट्स लेके जैसे आपने बात की, इन्होंने बात की, इस तरह से बाइक ना चलाएं, न लोगों के सामने अपनी गाड़ी लेकर आएँ, इसलिए कि जल्दबाजी से बेहतर ये है कि आप लेट हो जाएं अपनी जगह पहुंचने पे, वहाँ आप वजूहात दे के शायद आपकी बचत हो जाए, लेकिन ये जल्दबाजी जो है ये हादसे का सबब बनेगी। फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो ये आपकी लाइफ सेविंग है, इसलिए कि जो आपकी ब्रेन स्टेम होती है अगर वो डैमेज हो जाए तो अगर वो आपकी किसी का वो नहीं भी होता, फेटल एक्सीडेंट, इंतकाल नहीं भी होता उसके अंदर, तो भी माजूरी ज़रूर हो जाती है, परमानेंट माजूरी हो जाती है बाज़ अल्लाह। तो आप बजाय ये कि माशरे के लिए हादसे के बाद बोझ बन जाएं, माशरे के मुफीद पर्सन बने। और ये पूरी दुनिया में है, मोटर बाइक की सबसे ज़्यादा हादसा पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन अगर आपने सेफ्टी मेजर्स ले लिए तो उसमें बड़ा ज़मीन और आसमान। अच्छा, और एक मुझे इस बात पे भी बड़ा हैरत भी होती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि हेलमेट होता है लेकिन सामने रखा होता है, वो ट्रैफिक पुलिस के लिए होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस नजर आएगी लगा लेगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि सीट बेल्ट तब लगाते हैं जब सामने ट्रैफिक पुलिस का नाका होता है, फौरन सीट बेल्ट लगा लेते हैं। मतलब हमें अपनी जिंदगी का नहीं है। ट्रैफिक के जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं अगर आप उनका एनालिसिस करें तो वो खुद कम्यूट करने वालों के लिए, जो अपनी गाड़ियां चलाते हैं, उनके फायदे के लिए। बिल्कुल। ये हमारी ट्रैफिक पुलिस को उससे क्या मिल रहा है अगर आप हेलमेट लगाते हैं, लेकिन हम उसका निफाज कर रहे होते हैं। कहीं पे कोई तंजीम हमारी मदद कर देती है तो हम फ्री में बांट रहे होते हैं, कहीं पे हम इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि भाई, हम इंसिस्ट तो खैर लाजमी कर ही रहे होते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा चालान इस पे करते इसीलिए हैं कि भाई ट्रैफिक के सबसे ज़्यादा चालान होते किस पे, जो आप लोगों के पास चालान आते हैं वो किस चीज़ पे ज़्यादा? मुख्तलिफ मत के हैं। देखिए, बात तो ये है कि हम शऊरी तौर पे भी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा चालान करते हैं, जैसे हम जो कर रहे हैं जमनाइल ड्राइवर्स के ऊपर कर रहे हैं। जो बच्चे हैं भाई, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे वालिदैन का कसूर ये है कि वो इंसिस्ट करते हैं। हम जब रोकते हैं, उनका चालान करते हैं, तो उसके बाद वो जिस तरह से उनकी बैक करते हैं, वो कहते हैं जी हम कहते हैं कि तुम मोटरसाइकिल लेके निकलो, तो वो हमसे लड़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि फिर मैं वही कहूँगा कि आप अपने बाशऊर शहरी होने का सबूत दें और अपने बच्चों को रोकें। ये उनकी ज़िंदगी एट स्टेक। अच्छा, और मुझे हैरत होती है कि इतने छोटे छोटे बच्चे कई दफ़ा मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, उनके पैर नहीं पहुंच रहे, तो इनके पेरेंट्स को नहीं दिखता कि भाई ये मेरा बच्चा लेके निकला हुआ है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पेरेंट्स की तो इसमें बैक होती है। बहुत कम मुकाम पे मैंने देखा है कि वो रिपेंटेंट हुए हों और उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया हो। तो मेरी यही अपील है कि भाई, एक सर्टेन एज, आपके बच्चे का कद लंबा भी हो जाए, 6 फीट का भी हो जाए, लेकिन एक सर्टेन एज अटेन करने के बाद लाइसेंस ले, क्योंकि एक कुव्वत फैसला रोड के ऊपर होती है। वो कुव्वत फैसला जब तक आप एक सर्टेन एज अटेन ना कर लें, जब तक वो आपके अंदर नहीं आती, तो सिर्फ कद लंबा होना, पैरों का ब्रेक तक पहुंचना काफ़ी नहीं है, बल्कि बाशऊर एक प्रूडेंट पर्सन बनना भी जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस से झगड़े भी बहुत होते हैं, उस तरह की वीडियोस आती हैं कि जी लड़ना शुरू हो गए, और फिर एक हमारे यहाँ मोबाइल निकल आया कि जी शुरू हो जाएंगे, जी हमसे रिश्वत ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, ढिमकाना ले रहे हैं। ये चीज़ें भी बड़ा प्रॉब्लम करती हैं। हुजूर, मोबाइल क्या निकल आएगा, हमने तो खुद अपने ऑफिसर्स को कैमरे लगा दिए। हाँ, मैंने देखा। दूसरा तो क्या बनाएगा, हमने खुद ही वीडियो बनवाना शुरू कर दी, इसलिए कि हमारा उसी के अंदर हमारी सेफ्टी है। इसलिए कि लोग जो अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो हम उसका जवाब वीडियो क्लिप दिखा के। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कमर भाई क्लियर कीजिएगा, ये सवाल मुझसे किसी ने पहले भी किया था कि जो वीडियो बन रही होती है उसमें उनके पास कोई एडिट का सिस्टम नहीं होता, जो भी ट्रैफिक कांस्टेबल है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी अपनी बात छुपा ली और हमारी दिखा ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आजकल तो दौर इतना बड़ा है, इतना आगे निकल गया है कि एडिटेड वीडियो का तो फौरन पता चल जाता है, तो वो हमारे लिए उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। अगर हम इस तरह से उसको एडिट करने लगे और टेम्पर करने लगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है। हमारा एक अलग कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे ये आ रही होती है और वहीं पे हमारे पास DVR लगे होते हैं, उसके अंदर सेव हो रही होती हैं वीडियोस। तो वो अच्छा, एक चीज़ का और बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी की वीडियो आती है, जो कोई बड़े बाप का बेटा या कुछ भी कह ले, वो बदमाशी कर रहा होता है, उसके बाद उसकी
ट्रैफिक पुलिस वाले वीडियो बनाते हैं और फिर वो ज़ाहिर है वायरल हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि जी ये बदमाशी कर रहा था। क्या ये पॉलिसी डिपार्टमेंट की तरफ से होती है या इंडिविजुअली वायरल हो जाती है? नहीं, ये तो देखिए इंडिविजुअल है, इस पर तो जाहिर बात है ये अच्छा ये वाक़े इंसिडेंट टू इंसिडेंट वेरी करता है ना। ये हम इसमें हमारी तरफ से कोई पॉलिसी हम नहीं देते कि ये इसकी वीडियो बना लो या इसको वायरल कर दो, ये हमारी तरफ से नहीं होता। वो स्पॉन्टेनियसली जो कुछ होता है वो होता है, ऑन द स्पॉट हो हाँ ऑन द स्पॉट होता है। ये सवाल मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि अमूमन लोग आउट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन अगर कोई उसको कर देता अपलोड तो वो उसका अपना ज़ाती फेल है, ज़ाती फेल होता है। और ये अगर आपके साथ वाकई में कोई नाजायज़ आपकी कोई ऐसी वीडियो बनाई गई है तो आला आप सरान के पास आप जा सकते हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है और वो ज़ाहिर है आपकी बात भी सुनेंगे। लेकिन ये सवाल इस वजह किया था कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। मोहसिन भाई, ज़ाहिर है अब बात हो रही है अदम बर्दाश्त की भी और यहाँ पे जितनी बातें हो रही हैं वो अदम बर्दाश्त से रिलेटेड ही हैं। ये जो लोग कानून की पासदारी नहीं करते हैं, जैसे कि रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस्लामी तौर पे उनके बारे में क्या हुक्म है? क्योंकि ज़ाहिर एक हुकूमत वक्त ने एक चीज़ मुकर्रर की है कि आप ऐसा करें, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जी मैं नहीं कर रहा, तो क्या ये गुनाह के ज़मरे में है? बिल्कुल, देखिए बात ये कि शरीयत ने काज़ी वक्त को ये इख्तियार दिया है जो हाकिम आला है, राइया या रैयत के जो फैसले हैं उसके हुक्म पर हैं। यानी जब उसने हुक्म दे दिया कि भाई ये फ़ना वक्त में आपने इस कानून पर अमल करना है, तो अब हाकिम वक्त की ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली। अब काम किनका है? जो उसकी रैयत में यानी कि जो माशरे के लोग हैं उस कानून को फॉलो करेंगे। जो नहीं करेगा वो गुनाहगार भी होगा, क्योंकि याद रखिएगा गुनाहगार ही नहीं होगा बल्कि उस पर हाकिम बाला यानी कि काजी वक्त उस पर सज़ा भी दे सकता है। क्योंकि ये कानून बनाया किस लिए? कि एक माशरे को बेहतर करने के लिए। मिसाल के तौर पर जब अल्लाह ने फरमाया कि चोरों के हाथ काट दिए जाएँ, तो ये कानून इसलिए कि जो भी चोर करेगा वो हाथ काट दे। तो अब ये इस कानून को अप्लाई करवाने वाला वो काजी वक्त है, अमल करने वाले जो कानून के रखवाले हैं। लेकिन वजह यही है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो कानून बना दिया गया है उस पर अमल पैरा हो। लोग नहीं होते तो गुनाह की ज़ुमरे में तो आते ही आते हैं। मैं भी कुछ अर्ज़ करूँगा क्योंकि हम भी अपनी इसी हम्बल कोशिश में कानूनी नाफिज कर रहे होते हैं। मैं अर्ज़ ये करूँगा कि सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा राज इसमें मुज़मिर ये है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रहते ही इस्लामी मुल्क में हैं और हमें इस्लाम की तरफ से पाबंदी है कि हम कवानीन का जो है वो एहतराम करें, पासदारी करें। लेकिन हमारा दीन तो ये कहता है कि अगर आप बैरून मुल्क हैं, किसी और मुल्क में भी हैं, चाहे वहाँ कोई भी दीन नाफिज हो, आपको कवानीन की पाबंदी करनी। क्यों? सबसे बड़ा फैक्टर जो मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी है वो ये है कि इंतशार से बचते हैं आप। कौमों को मुंतशिर होने से बचाती ही कानून की पासदारी है। बेशक आप अगर अपने नाफिज करदा जिन पे कवानीन पे अमल नहीं करते तो आप इंतशार का बायस बन रहे हैं। तो कौम को मुत्तहद रखने में भी कवानीन का ही हाथ है। और ये बिल्कुल जी कानून की पासदारी करने से बहुत सारी चीज़ों से आप बच भी जाते हैं। वक्ती आपको ज़रूर ये लग रहा होता है कि नहीं जी हमने बिला वजह ये रूल फॉलो किया, हम यहाँ से आ जाते। लेकिन जब इन दी एंड आप सोचेंगे तो फ़ायदा उसमें आपका है। जैसे कि कमर भाई ने भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर ट्रैफिक पुलिस बोल रही है हेलमेट पहने तो उनको उससे क्या फ़ायदा है, सीट बेल्ट लगाएं उनको उनसे कौन सा फ़ायदा, उनको कौन सा उसके पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये आपकी एक जिसे कहते हैं ना सेफ्टी के लिए, और आप अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं लगा हुआ है और हम लोग सहरी भी कर चुके हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं। लेकिन अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ज़ैनब ने जो शाही दाल बनाई वो कैसी लगी। मोहसिन भाई पहले आप बताएं कैसी लगी आपको? बहुत सबसे कहते हैं खाने में हल्का महसूस हुआ और है तो टेस्ट है यही बात है, लेकिन सबसे बड़ा कि खाने में हल्का महसूस हुआ और आज मिर्ची वगैरह सब बराबर सब बराबर थी। कमर भाई आप बताएं, मुझे तो ये था कि भाई अब मेहमान बोलेंगे कि जब हम आए तो उस दिन दाल रखवा दी। नहीं भाई कैसी लगी आपको जिन्होंने शाही दाल? तो कलंदरों की वो है ग़िज़ा और कलंदर अपने अंदर बादशाह होता है, तो ये शाही ग़िज़ा तो वैसे ही होगी। तो सही बनाया, बहुत उम्दा, बहुत लजीज टेस्ट। वैसे आप खाने मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि खाने में पता लग जाता है क्या कम है क्या ज़्यादा है, या कुछ को नहीं पता लगता, जो मिलता है खा लेते हैं, तो आपको पता लग जाता है? जी ज़्यादातर तो पता चल जाता है। तो सही है, पास कर दें इनको। मैं बिल्कुल बहुत हाई मार्क्स दूंगा। हाई मार्क्स देंगे, बड़ी बात है, आपको हाई मार्क्स मिल गए। अब आप ये क्लिप संभाल के रखिएगा, आइंदा आपको ट्रैफिक वाला रोके तो दिखाइएगा कि आपके एसएसपी ने मुझे हाई मार्क्स दिए हैं। सना आप बताएं जी। मुझे अच्छी लगी। मुझे ऐसा लग ही नहीं सकता कि जैसे घर की दाल हो, बाहर की दाल, पठान की जैसे होटल की दाल होती है ना, वैसा वाला ढाबा स्टाइल में बहुत अच्छा। तो कुछ ऐसे खाने जब देखती हैं आप तो दिल चाहता है कि मैं भी सीख लूं कभी, क्या मैं दूसरों का वेट करती रहूं? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर ज़रूरी चीज़ है कि बंदे को जो चीज़ अच्छी लगे वो खुद आनी चाहिए। मैं क्यों अपने ऊपर इतनी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लूँ? कुछ चीज़ें सिर्फ दिखने में अच्छी लगती हैं, दिखने में, बनाना नहीं है।
अच्छा ये मुझे बताएं थोड़ा सा अपने बारे में कि आपका अपना बचपन कैसा गुजरा, कितनी शरारती थी आप, क्या क्या शैतानियाँ करी हैं आपने? मैं शरारती तो वैसे बहुत थी। नहीं, मैं शरारती कैसे झूठ बोलूं, मैं शरारती थी। मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी और अभी भी शरारती वैसे हूँ। अब इतनी नहीं हूँ, लेकिन अब्बा के साथ अभी भी आप अभी करती भी हैं हूँ। तो मैं कुछ अब्बा ऐसी की दूसरी शादी के पीछे पड़ी हुई हूँ। हैं? हाँ, अम्मी है, अभी मुझे भी है पता है मेरी। क्या ये शरारत है? ये शरारत है, ये बहुत खतरनाक साजिश है। क्या हम इसको भी शरारत करेंगे? आपने ये साजिश कर रही हैं अपनी मैं ना जब भी अम्मा अब्बा को झगड़ा करवाना होता है या कुछ ऐसा कि अम्मा नहीं मान रही या अम्मा मानी भी हैं, थोड़ा मूड खराब है, तो आप मूड कहती हैं, चेंज "नहीं, अम्मी करने ले के आओ।" लिए मैं कहती हूँ नहीं अम्मी लेकर आ जाओ। ठीक ये है, अम्मा पुरानी हो गई लेकिन है। अंकल ये बात मजाक में हो रही है, इसको बिल्कुल सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप इसको सीरियस नहीं लीजिएगा। अच्छा कमर भाई, माशाल्लाह आप एक इतने काबिल पुलिस अफसर हैं, इतने बड़े ओहदे पे फाइज हैं, साथ में आप एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो थोड़ा सा तो पहले ये बताइएगा कि ये शायरी का शौक़ कैसे हुआ? ये असल में मेरे वालिद अजमत अली ग्रामी, तो वो उस्तादुल असातिज़ा, बड़ा ही उनकी गिरफ्त फ़न के ऊपर, और हमने बड़े लोगों को देखा कि उनके पास आए हैं और कोई तसी करा रहा है कि पूरा पूरा कलाम मरसिया हो, नात हो, गज़ल हो। बड़े पुरगो शायर थे मेरे फादर, और बहुत गिरफ्त थी उनकी फ़न के ऊपर। तो वहाँ से फिर वो कहते हैं कि वो चीज़ आप में भी असल में बात यह है कि मैंने उनसे सीखा नहीं, लेकिन उनकी कुर्बत में इतना असर था Definitely. और वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो कंडक्शन का अमल जो था वो पूरी तरह मुंतकिल हो गया ख़ुद भी। फिर बाद में मैंने उरूज़ को पढ़ा भी और इस फ़न को सीखा और सीख के कोशिश की कि कलाम अपना कुछ अब आप कहा हमारी निशिस्त में हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपका फ़न ना सुने, तो आपसे कुछ दरख्वास्त करेंगे, कुछ पेश कीजिए। जाए। एक नात के चंद अशार, और बिल्कुल। नात से पहले 4 मिसरे के। हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, ज़बान से निकला तो आयत बना किताब हुआ। हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, ज़बान से निकला तो आयत बना किताब हुआ। इधर पे कौन था कौसैन के, उधर था कौन, कुरान की आयत काबा कौसैन। इधर पे कौन था कौसैन के, उधर था कौन, मैं क्या बताऊं मुझे कितना इस्तिराब हुआ। एक नात के चंद अशार कि मद में कब कोई मिक़दार व अदद रखते हैं, मद में कब कोई मिक़दार व अदद रखते हैं, इंतहा रखते हैं या कोई न हद रखते हैं। मद में कब कोई मिक़दार व अदद रखते हैं, इंतहा रखते हैं या कोई न हद रखते हैं। हम नहीं रखते किसी दर पे तवल्ला का मदार, हम नहीं रखते किसी दर पे तवल्ला का मदार, हम तो बस एक घराने की मदद रखते हैं। हम नहीं रखते किसी दर पे तवल्ला का मदार, हम जो बस एक घराने की मदद रखते हैं। फिर नहीं डूबते उभरे जो मिसाले खुर्शीद, फिर नहीं डूबते उभरे जो मिसाले खुर्शीद, हम ये किस खाके कफे पा की सनद रखते हैं। फिर नहीं डूबते उभरे जो मिसाले खुर्शीद, हम ये किस खाके कफे पा की सनद रखते हैं। और अपने फादर की निस्बत से अजमत ग्रामी उनका नाम था कि रहम अजमत के घराने पे इमाम जामिन, रहम अजमत के घराने पे इमाम जामिन, आपके जद का करम आप सा जद रखते हैं। रहम अजमत के घराने पे इमाम जामिन, रहम अजमत के घराने पे इमाम जामिन, आपके जद का करम आप सा जद रखते हैं। और नात सुनते ही कमर कुदरत बारी ने कहा, नात सुनते ही कमर कुदरत बारी ने कहा, जा तुझे औज पे हम ताबा अबद रखते हैं। नात सुनते ही कमर, नात सुनते ही कमर कुदरत बारी ने कहा, जा तुझे औज पे हम ताबा अबद रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब ये देख लें कि हमारी सिंध पुलिस में कितना टैलेंट है, हिडन टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन हिडन तो नहीं है इनका, तो माशाल्लाह काफ़ी लोग इस टैलेंट को देख भी चुके हैं और हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा देखा है। सना, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? दूसरी शादी के हवाले से मैं नहीं कह रहा, और आंटी ये सिर्फ आपको ब्लैकमेल करने के लिए करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। साजिश से ज्यादा तीसरी जंग अजीम पे पेश ख़ैमा लग रही है। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन आंटी आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें। कोई मैसेज आप, शराकतदारी वैसे भी कबूल नहीं है। हाँ, कोई मैसेज आप देना चाह रही हो देखने वालों को? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि हमारे जैसे आज का हमारा टॉपिक था बर्दाश्त, तो आज के दौर में सबसे बड़ा मसला ही बर्दाश्त का है। लेकिन कोशिश किया करें कि आप ना, जब आपको गुस्सा आए ना, सबसे पहला काम ये करें कि आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। बिलीव मी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा।
आज आप गुस्सा करेंगे, लेकिन आज से जब आप बड़े होंगे, जब 1-2 साल गुजर जाएंगे, उस वक्त आपको रियलाइजेशन होगी कि जो गुस्सा आपने ऐसे ही कर लिया था, वो आज तक किसी और के दिल में वो बात रखी हुई है। बिल्कुल। सॉरी, माफ़ी तो शायद उस वक्त मिल जाती है, लेकिन वो बातें मिटती नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि ज़बान से निकले हुए जो ज़ख्म होते हैं ना, वो ज़्यादा गहरे होते हैं। तो बिल्कुल कोशिश करें ऐसा ही है। कि इस तरह की चीज़ें ना करें। कमर भाई, देखने वालों के लिए कोई पैगाम? बस जैसा कि बर्दाश्त की बात हो रही है, तो अनीस ठेस ना लग जाए आप जीनों को, ख्याल खातिर अहबाब, वो सब रखना ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर और उसके हिसाब से बात करूँगा, बिल्कुल। ट्रैफिक के कवानीन के, कि वही बर्दाश्त की जो बात है, सारा इस एक लफ्ज़ के अंदर, इस सब्र के अंदर सारा मुकम्मल हमारे इस ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। अगर आपके अंदर बर्दाश्त है तो आप वायलेशन करेंगे ही नहीं। अगर आप में समझ है, इफ़ यू आर अ प्रूडेंट पर्सन, और आप अपने आप को माशरे का मुफीद और एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं, तो हेलमेट पहने, बच्चों को, अपने बच्चों को गाड़ियों की, बाइकों की चाबी न दें, और अब जब आप रोड के ऊपर होते हैं तो बेहतरीन डिस्प्ले करें। जिस तरह आप पूरी दुनिया में बाहर नेक नाम है, इसी तरह अपने मुल्क में डिस्प्ले दें, लोगों को बताएं जो बैरून मुल्क से आ रहे हैं कि आप कितने डिसिप्लिन हैं। ये डिसिप्लिन सिर्फ आपकी मुतमद्दिन होने की मज़हर नहीं है, बल्कि ये आपकी जान बचाने का भी ज़ामिन है। बिल्कुल जी, और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और डिसिप्लिन तो वाकई में लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन होगा तो आप डेफिनेटली तरक्की करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी निशिस्त में आए, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप दोनों अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू था अदम बर्दाश्त, जिस पे अभी हम बात भी कर रहे हैं। मोहसिन भाई, पेरेंट्स का, असातिज़ा का कितना रोल होना चाहिए? अगर हम स्कूल्स में देखते हैं तो स्कूल्स में और चीज़ों पे तो काफ़ी जो है वो बच्चों पे फोकस किया जाता है, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि स्कूलों में और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के अंदर एक बर्दाश्त की आदत डालनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, सबसे पहली बात, लिमा तक़ुलून मा ला तफ़अलून, तुम वो काम क्यों कहते हो जिस पर ख़ुद अमल नहीं करते। हमारे लिए से सबसे पहले रोल मॉडल जो ज़ात होते हैं, वालिदैन या फिर असातिज़ा होते हैं। तो याद रखिएगा, इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर हम ख़ुद अमल करेंगे तो हमारे ये असरात वो बच्चे लेंगे। तो मैं आप अगर कहते हैं कि बच्चे किस तरीके से उनमें अदम बर्दाश्त या बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा हो, तो ये मैं कहूँगा कि जो स्कूल में असातिज़ा हैं वो इसका मुज़ाहिरा करें कि बच्चों को बिला वजह गुस्सा ना करें, उन्हें मारे पीटे नहीं, बल्कि उनको तहम्मुल के साथ, जिन्हें हिल्म जिसे कहते हैं, सब्र की तलक़ीन करते हैं, ख़ुद भी बताएं कि सब्र क्या होता है, और एक दूसरे प्यार से इसमें, तो इससे प्रैक्टिकली बच्चे के अंदर जो बदलाव आएगा, तो वो आप ख़ुद देखेंगे कि जब उस्ताद उस पर अमल करेगा कि एक बर्दाश्त की क़ुव्वत क्या होती है, तो वही चीज़ बच्चे में पैदा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर हम अक्सर घरों में भी देखते हैं कि वालिदैन के बीच में झगड़े होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना होता है, चाहे वो वालिदा की तरफ से हो या वालिद की तरफ से हो, उसका बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ता है? ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से शुरू हो रही होती है, 5, 6, 7 साल तक। देखिए, ये बात है, इसमें कोई दो मुज़ाक़ा है ही नहीं। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, तो हुज़ूर से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कोई नसीहत फरमाइए। तो मेरे नबी ने फरमाया, ला तग़दब, गुस्सा मत करो। फिर फरमाया, या रसूलल्लाह नसीहत फरमाइए। फिर हुज़ूर ने फरमाया, ला तग़दब, गुस्सा ना करो। फिर तीसरी बार फरमाया, आका और कोई नसीहत फरमाइए। हुज़ूर ने फरमाया, ला तग़दब, गुस्सा मत करो। तो वो हुज़ूर ने फरमाया, ये निचोड़ है। असल बात ये कि जो अगर कोई गुस्सा कर भी रहा है और दूसरा उसका जवाब दे रहा है, तो बच्चा दोनों से ही सीख रहा है कि काउंटर स्ट्राइक करना। फिर वो क्या कहता है, इसी भड़ास को वो फिर अपने जो इर्द गिर्द के माहौल में, जैसे बच्चे आप देखेंगे, बच्चों की लड़ाइयों में बड़े भी शामिल होते हैं और बड़े ख़राबी पैदा हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि बच्चे पहले घर में देखते हैं कि हमारे माँ बाप किससे लड़ रहे हैं, चलो हम भी बाहर करते हैं। जब बाहर करते हैं तो आपस में दूसरों के वालिदैन से लड़ाई, और फिर ये लड़ाई ख़ानदान और नस्ल तक पहुँच जाती है। तो वजह यही है कि जब आप ऐसा फेल देखें, तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपका बच्चा देख रहा है तो आप इससे रुक जाएँ, इज्तनाब करें, बल्कि आप इस बात को किसी तरह उसे काउंटर स्ट्राइक करें कि नहीं बेटा, हम तो किसी की बात पर एक मुबाहिसा जो हो रहा था और उसको ख़त्म कर दें, ताकि बच्चे पे बुरे असरात ना पड़े। क्योंकि याद रखिए, सोहबत का असर ज़रूर होता है, अच्छी सोहबत का भी और बुरी सोहबत का भी। बिल्कुल। अच्छा, हम बात करते हैं अगर सब्र की, तो पहले के दौर में ये चीज़ होती थी कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो हमें बड़ा एक इंतज़ार करना पड़ता था, और उसके बाद वो चीज़ हमें मिलती थी, या तो शर्त अमूमन ये रखी जाती थी कि भाई अच्छे नंबर्स लाओगे तो मिलेगी,
और कोई भी चीज़ आप तरक्की भी लेते हैं तो ग्रेजुअली जो मिलती है वो बड़ी आपको जो है आपको मज़ा भी आता है और ज़ाहिर है मेहनत का एक अलग ही मज़ा होता है। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ आ रही होती हैं जिसमें आप पूरी दुनिया ज़ाहिर है देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उसने इतने लाख की गाड़ी खरीद ली, करोड़ों की, उसने इतने करोड़ों की गाड़ी खरीद ली। इसका कितना असर पड़ रहा है हमारी नौजवान नस्ल में, जिसके अंदर से ये सब्र ख़त्म होता जा रहा है कि ठीक है जी उसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा फ़ौरन, और वो एक जो ग्रेजुअली होने वाला सिस्टम था वो ख़त्म होता जा रहा है। असल में देखिए रसूलुल्लाह की हम हदीस पर अमल करें, हुज़ूर ने फरमाया हर फ़ेल में, हर काम में, हर अमल में अपने से ऊपर को मत देखो, अपने से नीचे को देखो। मुराद ये कि अगर तुम्हारे पास मिसाल के तौर पे अल्लाह ने तुम्हारे 2 हाथ दिए हैं, 2 कान दिए हैं, तुम्हारे को एक ज़ुबान दी है, तो तुम ये देख रहे हो कि यार मेरे पास ये भी तो तुम भी तो इसका हाकिम हो। कुछ लोगों के पास ये नहीं है कि वो तुम कह रहे हो उसके पास गाड़ी है, कुछ लोगों के पास गाड़ी चलाने के लिए हाथ नहीं है। तुम कहो किसी के पास जो है बहुत अच्छा खाना है, तो किसी के पास अच्छे खाने के साथ उनके पास ज़ुबान नहीं है। तो अल्लाह के रसूल की जो हदीस है वो ये साबित करती है कि असल में हम ये कर रहे हैं, इंसान अजूला है, जो फरमाया गया कि इंसान जल्दबाज है, वो चाहता है हर चीज़ जल्दी से मिल जाए, और जब जल्दी मिल जाती है फिर उसको कदर नहीं रहती। इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, अपने से नीचे के तबके को देखेगा, फिर वो शुक्र बजा लाएगा कि यार उनसे तो मुझे बेहतर रखा। अब हम यही बात है जो सोशल मीडिया की आपने बात की, हम औरों को देख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे थे अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेमतों से बचाया हुआ है, दी हुई हैं। अगर हम इस चीज़ को देख लें तो फिर कामयाबी ज़िंदगी हो जाएगी। अच्छा, वही मोहसिन भाई जो आपने बात कही कि ज़ाहिर है हम लोगों के साथ मसला यही होता है कि हम कभी अपने नीचे वाले को नहीं देखना चाहते। हम ये बात करते हैं, ज़ाहिर है आप इस नशिस्त पे बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इस बात पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो जन्नत बन जाए, दुनिया में रहते हुए जन्नत बन जाए। लेकिन हम लोगों का मसला यही होता है कि जी हम कहते हैं कि नहीं जी फलाना है तो उसके पास है, हमारे पास नहीं है, और कभी हम अपने से नीचे वाले को देखकर ये नहीं कहते कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बैठे हुए ये बोल रहे हैं, ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, आंखें जिनकी नहीं है उनसे पूछो, लेकिन इस चीज़ को दिल से मानने को कोई तैयार नहीं होता। एक जुमला आपसे कहूँ, देखें शहरी भाई, बात ये कि आप गाड़ी वाले को देख रहे हैं यार ये गाड़ी में जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता उसके जहन में क्या गाड़ी में तो जा, लेकिन पता नहीं उसकी माँ वहाँ बीमार हो, घर में क्या मुश्किलात हो। जहाँ कहते ना जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ आसानियाँ भी हैं। तो हम ज़ाहिरी देखकर लोग खुश हो जाते हैं कि यार इसके पास इतना अच्छा है माहौल है तो ये बेहतर रहेगा, नहीं पता नहीं वो किस मुश्किलात में बैठा हुआ। आपसे ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला तू जिस हाल में मुझे रखना चाहता है मैं उस हाल में रख, लेकिन तू मुझसे राज़ी हो जा, तो अल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमने उस वक्त भी बात की थी कि आजकल ज़रा सी बातों के ऊपर गुस्सा आने लगता है, हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है। मोहसिन भाई, नौजवान नस्ल के अंदर से इसको ख़त्म करें तो करें कैसे? देखें बात यही है, आप जो तरीक़ेकार बता रहे हैं बिल्कुल सही तरीक़ेकार हैं, अमल कौन करवाएगा, किस तरह अमल होगा, कब हम ये सोचना शुरू होंगे कि भाई मार के या ताकत दिखा के बहादुरी का मुजाहरा नहीं होता? बहुत अच्छी सवाल। देखें मैं आपको एक हदीस में से इलाज जो है गुस्से का या फिर इन जज्बात का इलाज क्या है, और ये हम अब नहीं करते लेकिन पहले करते थे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं गुस्सा या जज्बातीपन या ये जो अदम बर्दाश्त है ये शैतान का हथियार है, और शैतान बना है आग से, और आग को अगर कोई शय ठंडा करता है वो है पानी। तो तुम क्या करो, जब तुम्हें गुस्सा आया करे तो वज़ू कर लिया करो। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि जब आप पानी, आपने देखा पानी को जब आँख कितनी भी तेज़ हो आप डालते हैं वो फौरन ठंडी हो जाती है। पहले हम करते थे किसी का गुस्सा आता था भाई ये पानी पी लो, लेकिन अब ऐसा नहीं, बल्कि जज्बात दिलाया जाता है। तो हमने अपने इस्लाफ या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला दिया है। अगर कोई शख्स आपको लग रहा है कि गुस्से में, तो उसे बिठाएं, ना कि उसको उकसाएं और उसे पानी दें, उसे ठंडा करें। हम क्या करते हैं, उसके जज्बात बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें यकीन माने आज लोगों को झगड़ा देखने में मज़ा आता है, मोबाइल चलाने में मज़ा आता है कि यार, लेकिन लोगों को उनको बिठाकर सुलह करने में मज़ा नहीं आता। यकीन मान हुज़ूर फरमाते हैं जब मोमिन आपस में सुलह करते हैं, अभी जुदा हो नहीं पाते, अल्लाह उनकी बख्शिश का ऐलान फरमा देता है। तो फिर हमें तो ये चाहिए कि हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की लड़ाई को रोकें, और उसका तरीक़ाकार यही है जो आपके नौजवानों के अंदर, मैं आज दुनियावी तौर पे भी देख लें कि नौजवानों में जो अदम बर्दाश्त क्यों आ गया है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त जो नहीं कर पा रहे कि वो इस्लामी तालीमात से दूर हो गए। अगर वो इस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्द उनके अंदर कामयाबी आ जाएगी। बिल्कुल जी, बात हो रही थी अदम बर्दाश्त के हवाले से, और ज़ाहिर है जो मोहसिन भाई ने बातें बताई हैं, अगर हम उन पे अमल करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें कम हो सकती हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि हम उस वक्त नहीं सोचते, और कोई भी काम ऐसा गलत करने के बाद
शायद हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद सोचते हैं यार हमने क्यों कर दिया। तो कभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आए तो उस वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरा आया ये उठाया हुआ कदम क्या मुझे आगे किसी मसले में तो नहीं डालेगा। और बात वही है कि जो भी चीज़ आपको लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता मिलती है ना, एक तो उसका मज़ा अलग होता है और वो एक बड़ी मजबूत चीज़ होती है। जल्दबाजी में मिली हुई चीज़ें ठीक है जी, आप सोचते हैं कि ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।